नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम पाचक ग्रंथियों एवं उत्सर्जन तंत्र को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं पाचक ग्रंथियों से। देखिए, पाचक ग्रंथियां मानव शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो कि तरल पदार्थों का स्त्रावण करते हैं और इन तरल पदार्थों का उपयोग पाचन क्रिया में किया जाता है, उन्हें ही पाचक ग्रंथियां कहते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रंथियों की, तो ग्रंथियां क्या होती हैं? देखिए, ग्रंथियां मानव शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो कि तरल पदार्थों का स्त्रावण करते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? ग्रंथियां कहते हैं। तो पाचक ग्रंथियों की अगर हम डेफिनेशन दे तो हम सीधा कह सकते हैं कि पाचक ग्रंथियां वे शारीरिक अंग हैं जो तरल पदार्थों का स्त्रावण करते हैं और इनसे स्त्रावित पदार्थों का उपयोग पाचन क्रिया में किया जाता है, तो उन्हें ही पाचक ग्रंथियां कहा जाता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन हेतु दो प्रमुख क्या होती हैं? पाचक ग्रंथियां होती हैं। एक हो जाएगा यकृत और दूसरा क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है पूरी की पूरी जो है पाचन की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझाया था। दरअसल मनुष्य में पाचन के लिए पाचन के लिए क्या होता है? एक तो पाचक ग्रंथियां होती हैं और साथ ही साथ एक होती है आहार नाल। तो अगर हम देखें तो मनुष्य में मुख से लेकर गुदा तक एक बहुत ही लंबी क्या होती है? नलिका, लंबी एवं जो है लंबी नलिका होती है, जिसे क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। तो ये जो डायग्राम है, अगर जैसे मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इस डायग्राम से ही जो है हम समझ पाएंगे किसके बारे में? यहाँ पर पाचन तंत्र के बारे में और साथ ही साथ पाचक ग्रंथियों के बारे में। क्लियर? तो ये होगा जाएगा यहाँ पर आमाशय। यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा? बड़ी आंत हो जाएगा। ये ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मनुष्य में भोजन के पाचन के लिए जो अंगों का समूह होता है उसको ही क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। और मनुष्य में पाचन तंत्र को जो दो महत्वपूर्ण भागों में अगर हम बांट सकते हैं तो वो हो जाएगा, एक हो जाएगा पाचक ग्रंथियां और दूसरा क्या हो जाएगा? आहार नाल। तो मनुष्य में मुख से लेकर गुदा तक एक बहुत ही लंबी, लगभग कितनी 30 फीट लंबी जो है क्या? आहार नाल पाई जाती है। और आहार नाल पाई जाती है, उसी आहार नाल के माध्यम से जो है भोजन का पाचन संभव होता है। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर मुख गुहा हो जाएगी। अब आहार नाल का जो पहला भाग होता है उसको मुख गुहा कहते हैं। फिर जो उसके बाद में आहार नाल का जो अंतिम भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। फिर जो ग्रसनी के बाद में जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रास नली कहा जाता है। फिर यहाँ पर भोजन क्या होता है? आमाशय। ग्रास नली के बाद में भोजन आमाशय में आता है। फिर आमाशय के बाद में ये जो हो जाएगी यहाँ पर क्या? छोटी आंत हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये छोटी आंत हो जाएगी और छोटी आंत फिर जो है 3 भागों में क्या होती है? बटी हुई होती है। छोटी आंत का ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? ड्यूडोनम कहलाएगा। ड्यूडोनम। फिर बीच वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? जेजुनम। और अंत वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। तो ये यहां पर हो जाएगी छोटी आंत। फिर ये हो जाएगी बड़ी आंत हो जाएगी। यहां पर बड़ी आंत भी 3 भागों में बटी हुई होती है। इसका जो शुरुआती हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है? सीकम बोला जाता है। फिर मध्य भाग को क्या बोला जाता है? कोलन। और ये जो भाग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? मलाशय हो जाएगा। तो इस तरीके से मनुष्य में मुख से लेकर
गुदा तक एक 30 फीट लंबी क्या होती है, नलिका होती है। इसे ही आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के अलावा मनुष्य में पाचन में मदद हेतु क्या होती हैं, पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। और ये पाचक ग्रंथियां जो है, एक होता है क्या यहां पर यकृत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहां पर यकृत हो जाएगा। और यहां पर एक जो ग्रंथि पाई जाती है ये क्या हो जाएगी, अग्नाशयी हो जाएगी। तो दरअसल आज हमें इन दोनों ग्रंथियों के बारे में ही बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये समझिए, ये हो जाएगा यहां पर यकृत हो जाएगा, राइट, जिससे क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। ये यहां पर जो है, ये जो आकृति है यहाँ पर हल्के पीले रंग की जो होती है, ये क्या हो जाएगी, अग्नाशयी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा पीले रंग का हम बनाते हैं यहाँ पर। हाँ, ये देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, अग्नाशय हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अग्नाशय। जिससे क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। तो पाचन की प्रक्रिया में सबसे शुरू में हम यहाँ पर पढ़ेंगे यकृत के बारे में, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम यहाँ पर अग्नाशय के बारे में। क्लियर। चलिए तो समझते हैं हम यकृत के बारे में। देखिए, यकृत जो है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम। तो यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन है 1.5 किलोग्राम। और यह शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है, राइट, जो पुनः उत्पादित हो सकती है, अर्थात क्षतिग्रस्त होने पर यह स्वयं की जो है क्षतिपूर्ति को ठीक कर सकती है। और यकृत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यकृत से ही क्या होता है, पित्त रस का स्त्रावण होता है। पित्त रस की क्या भूमिका होती है, इसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझा था। तो पित्त रस से पित्त का स्त्रावण होता है, और पित्त का लगातार स्त्रावण करना, ये यकृत का क्या होता है, प्रमुख कार्य होता है। तो यकृत मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, लगातार पित्त रस का स्त्रावण करना। और जो पित्त रस होता है वो किससे स्त्रावित होता है, यकृत से स्त्रावित होता है। परंतु जो पित्त रस है इसका भंडारण कहाँ होता है, तो इसका भंडारण होता है गाल ब्लेडर में, राइट, या जिसको क्या बोला जाता है, पित्ताशय कहा जाता है। तो ध्यान रहे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, पित्ताशय हो जाएगा। सॉरी, एरो उल्टा लग गया। तो ये हो जाएगा यहाँ पर पित्ताशय। तो यकृत के द्वारा जो है, यकृत के द्वारा जो है, यकृत के माध्यम से ही यहाँ पर पित्त रस का स्त्रावण होता है, जो कि एक लंबी नलिका के द्वारा यहाँ पर जो है क्या होता है, पित्ताशय होता है, जिसमें संग्रहित होता है। तो लगातार पित्त रस का स्त्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है। और जो पित्त रस है वो नलिका से, एक पतली नलिका से होते हुए पेशी थैली होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं, उसमें ये क्या होते हैं, सांद्रित एवं इकट्ठा होता है। यद्यपि जो है पित्त में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु पित्त रस में जो है क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं और लवक पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। जैसे सोडियम क्या हो जाएगा, ग्लाइकोकोलेट हो जाएगा, जो कि वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। अर्थात पित्त रस वसा के इमल्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात वसा के पाचन में पित्त रस की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति के शरीर से पित्त रस को निकाल दें, पित्ताशय को निकाल दें, या पित्त रस का स्त्रावण ना हो, तो एक तो वसा का पाचन नहीं होगा, और दूसरी चीज जो है भोजन क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो पित्त रस की वजह से ही वसाओं का पाचन होता है और भोजन सड़ने से बच जाता है।
अब हम यहाँ पर यकृत के कुछ अन्य कार्यों को भी देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो क्या हो जाएगा, यकृत का सबसे प्रमुख कार्य है लगातार वाइल जूस या पित्त का क्या करना, स्त्रावण करना। इसके साथ ही पाचन की प्रक्रिया में कई हानिकारक कार्बनिक पदार्थों का स्त्रावण भी होता है, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक जो हैं हानिकारक तत्व होते हैं उनको संश्लेषण जो है यकृत के द्वारा किया जाता है। तो यकृत हानिकारक अमोनिया को किस में, यूरिया में परिवर्तित कर देता है, अर्थात यकृत ही यूरिया का संश्लेषण करता है और ये अमोनिया को किस में, यूरिया में बदल देता है, जो कि अमोनिया से कम हानिकारक क्या होता है, तत्व होता है। और यही जो यूरिया है वो फिर आगे जाकर किडनी के माध्यम से मूत्र के मार्ग से शरीर से बाहर निकाल देता है। तो यूरिया का संश्लेषण हो जाएगा। इसके साथ ही विटामिन ए का जो संश्लेषण है वो कहाँ पर होता है, यकृत में ही होता है। और जब कभी भी रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक होती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पर, यकृत में ही संचित होता है। साथ ही साथ कई कार्बनिक पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। यकृत के द्वारा एंजाइमों का स्त्रावण भी किया जाता है। साथ ही साथ हिपेरिन जो प्रोटीन है, हिपोरिन प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारा जो रक्त है वो रक्त वाहिकाओं में चिपकता नहीं है। उस प्रोटीन का निर्माण भी यकृत के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण हो, इसके लिए आयरन का जो स्टोर है वो यकृत के द्वारा ही किया जा सकता है। इस तरीके से अगर मानव शरीर के अंग संरचना एवं कार्य प्रणाली में से अगर यकृत क्या होता है और इसके कार्य पूछे जाएं तो ये हमने यहाँ पर 5 नंबर के लिए बहुत ही अच्छे से इसे तैयार कर लिया है। अब हम दूसरा जो पढ़ते हैं वो हो जाएगा अग्नाशय। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि अग्नाशय हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो कि कैसे होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। अर्थात अग्नाशय हमारे शरीर की बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करने वाली मिश्रित ग्रंथि होती है। तो अग्नाशय मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है जिसका एक भाग बहिर्स्रावी ग्रंथि के रूप में और दूसरा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। यह यू आकार की ग्रहणी के बीच में एक लंबी ग्रंथि होती है। अगर हम देखें तो यहां पर अमाशय से लेकर जो है ये यहां पर जो है ये क्या होती है, यू आकार की जो है ग्रंथि जो है छोटी आंत होती है जिसको क्या कहा जाता है, ड्यूडोनम कहा जाता है। तो इसी यू आकार की जो ड्यूडोनम है इसी में एक लंबी जो होती है उसको ही क्या कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है। तो अग्नाशय यू आकार की जो ड्यूडोनम होती है उसके बीच में ही क्या होती है, अग्नाशयी ग्रंथि उपस्थित होती है, राइट। अग्नाशयी ग्रंथि से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। लेकिन पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था तो अग्नाशयी का जो बहिर्स्रावी भाग होता है तो अग्नाशयी ग्रंथि के बहिर्स्रावी भाग से अग्नायी रस निकलता, अग्नाशयी जो है अग्नाशयी रस निकलता है। और ये जो अग्नाशयी जो रस होता है ये भोजन के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन लगभग सभी भोज्य पदार्थों के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए इस अग्नाशयी रस को ही क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो अग्नाशयी रस में हमने देखा था कि कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि भोजन के पूर्ण पाचन में भूमिका निभाता है, इसलिए अग्नाशयी रस को ही पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और इसका जो अंतःस्रावी भाग होता है तो अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग में कोशिकाओं का झुंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं कहते हैं। और लैंगरहैंस द्वीप की जो कोशिकाएं हैं उनसे अलग अलग जो हैं हार्मोन का क्या होता है, स्त्रावण होता है। जैसे अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, डेल्टा और गामा, राइट। तो अंतःस्रावी भाग से अर्थात जो लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं हैं उनसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन जो हार्मोन है इनका स्त्रावण होता है। साथ ही साथ जो अग्नाशयी रस होता है उससे
ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है जो प्रोटीन को किसमें अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन का अमीनो अम्लों में स्त्रावण कर देता है। तो ये हमने दो जो है वो पाचन ग्रंथियों के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम उत्सर्जन तंत्र को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव शरीर को विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक तत्व जो है मनुष्य भोजन के रूप में ग्रहण करता है, साथ ही साथ जल को भी जो है ग्रहण करता है। और मनुष्य में पाचन के पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ हैं या पाचन के पश्चात में जो अपचित भोजन होता है या अवशिष्ट पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में जो है संचित होता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में और भी जैविक उपापचयी क्रियाओं में कई हानिकारक जो है पदार्थ भी जो है स्त्रावित होते हैं, अवशिष्ट भी होते हैं। और अगर इनको हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है ये हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में या उपापचयी क्रियाओं में बाधा डालते हैं। इसीलिए हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो सीधी सी बात है, मानव शरीर से मानव शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए अंगों का जो समूह होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से शरीर से विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ जैसे अपचित भोजन हो जाएगा या जल हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की मृत कोशिकाएं हो जाएंगी या कई अन्य हानिकारक कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे, इनको उत्सर्जन तंत्र के द्वारा ही निकाला जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर से अपचित भोजन, जल, मृत कोशिकाएं, क्षतिग्रस्त ऊतक कोशिकाएं एवं कार्बनिक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कई अंग होते हैं और उन अंगों में ये महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के लिए एक होता है वृक्क जिसको किडनी भी कहते हैं, फिर फेफड़े हो जाएंगे, त्वचा, यकृत और क्या हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा। तो हम एक एक करके इन अंगों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि मनुष्य में अनुमानित 79 जो है वो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसमें से 5 अंग ऐसे हैं अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। उसमें एक क्या होता है, किडनी भी होता है या वृक्क भी होता है। हालांकि उसमें फेफड़ा भी आता है, परंतु फेफड़े को जो है बहुत ही डिटेल में श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग वृक्क को भी जो है हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर किडनी को, वृक्क को, या इसको ही क्या कहा जाता है, गुर्दा कहा जाता है। 3 नाम है, राइट। वृक्क, गुर्दा या क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। तो किडनी के बारे में समझते हैं। तो देखिए, मानव शरीर में किडनी या वृक्क सेम के बीज की आकृति के होते हैं और ये गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं, राइट। तो ये कैसे होते हैं, सेम के बीज के समान होते हैं। तो मानव शरीर में जो किडनी है वो सेम के बीज के समान होती है जिसका रंग गहरा भूरा लाल होता है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर जो किडनी है उसकी संरचना के बारे में बात करें तो मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी तथा कुंडलित जो है नलिकाएं पाई जाती हैं और उन्हीं नलिकाओं को क्या कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं। और यही नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्या होती है, इकाई होती है। तो मनुष्य में यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, हमारे शरीर में अगर हम देखें तो मनुष्य शरीर में जो है एक हृदय पाया जाता है, परंतु जो किडनी है वो कैसी पाई जाती है, एक जोड़ी। तो मानव शरीर में एक जोड़ी किडनी अर्थात 2 क्या है,
वृक्क या 2 किडनी पाई जाती हैं और प्रत्येक जो किडनी है वो 10 लाख सूक्ष्म लंबी एवं कुंडलित नलिकाओं से बनी हुई होती है, जिसे ही नेफ्रॉन कहते हैं। और जो नेफ्रॉन है वो वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो है इकाई कहलाती है। साथ ही साथ यह वृक्क की क्या है, निस्यंदन इकाई भी होती है। या अगर हम देखें तो जो किडनी होती है, किडनी का कार्य होता है रक्त में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थों को छानना, तो उसकी इकाई भी क्या होती है, जो है नेफ्रॉन होती है। तो नेफ्रॉन से मिलकर ही किडनी बनती है, जो कि किडनी की संरचनात्मक इकाई है। इसी के माध्यम से वृक्क कार्य करता है और इसी के माध्यम से जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, राइट। अब जो किडनी होती है, किडनी मानव शरीर का एक ऐसा अंग है, अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और किडनी के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक तो हो जाएगा उत्सर्जन और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर परासरण नियमन। अब हम समझते हैं यहाँ पर उत्सर्जन को, या जो है उत्सर्जन किसका किया जाता है। तो देखिए, दरअसल किडनी के द्वारा या वृक्क के द्वारा यूरिया को पानी में घुले हुए मूत्र के रूप में शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। दरअसल हमारे शरीर में कई उपापचयी क्रियाओं से अमोनिया तथा कई हानिकारक कार्बनिक पदार्थों का जो है संश्लेषण होता है, और हमारे शरीर का जो यकृत होता है, राइट, या लीवर होता है, लीवर अमोनिया जो कि बहुत ही अधिक क्या होती है, हानिकारक होती है, उसको किस में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है, राइट। तो यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और जो यूरिया है वो अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होता है। और जो हमारा जो किडनी होती है, किडनी रक्त में घुले हुए इसी यूरिया को मूत्र के रूप में शरीर से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, और यूरिया का या हानिकारक कार्बनिक पदार्थों का स्त्रावण करना यह किडनी का पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो किडनी यूरिया को पानी में घुले हुए मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ जो किडनी है वो रक्त का क्या करती है, शुद्धिकरण भी करती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अर्थात किडनी की जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन में रक्त में घुले हुए कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो या यूरिया हो, उसको किडनी के द्वारा छाना जाता है, और जितने भी रक्त में जितनी भी अशुद्धियां होती हैं या यूरिया होता है, उसको किडनी के द्वारा छान लिया जाता है और उसको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर मूत्र की बात करें तो मूत्र का हल्का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है, और मूत्र में सामान्य रूप से क्या होता है, जल होता है, लवण होता है, यूरिया होता है एवं यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो रक्त को छानकर शुद्ध करना और रक्त में घुले हुए अपशिष्टों को तथा यूरिया को अलग करके उसका उत्सर्जन करना किडनी का पहला महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इसके अलावा भी जो है किडनी का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है परासरण नियमन, राइट। अर्थात हमारे शरीर में लवण एवं जल की मात्रा का नियंत्रण जो है वृक्कों के द्वारा किया जाता है। यदि आप अधिक पानी का सेवन करेंगे तो आपको जो है टॉयलेट भी बार बार आएगी, परंतु अगर आपने कम पानी का सेवन किया है, जैसे गर्मियों के दिनों में अक्सर होता है, तो आपको जो है आपके शरीर में लवण एवं जल की कमी ना हो, इस वजह से जो है मूत्र का स्त्रावण भी कम होता है। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर में जल एवं जो लवण की मात्रा है वो नियंत्रित होती है, और वो किसके द्वारा होती है, जो है वृक्कों के माध्यम से ही होती है। अब हम बात करते हैं मूत्राशय तंत्र की। तो हमारे शरीर में रक्त के माध्यम हमारे शरीर में मूत्र के माध्यम से कई अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाता है, और इसके लिए मूत्राशय तंत्र होता है। मूत्राशय तंत्र का भी सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो क्या होता है, वृक्क होता है। तो मूत्राशय तंत्र में भी एक जोड़ी वृक्क होता है, एक जोड़ी क्या होती है, मूत्र नलिका होती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रमार्ग होता है। तो एक जोड़ी वृक्क जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग है, एक जोड़ी
मूत्रनलिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्राशय तंत्र बनता है या यूरिनरी सिस्टम बनता है, और इस तंत्र के माध्यम से ही रक्त में घुले हुए जो है रक्त में घुली हुई अशुद्धियां या फिर यूरिया को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, किडनी की अगर सामान्य जानकारी हो जाएगी, और ये किडनी का क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण कार्य भी हमने यहाँ पर समझ लिए हैं। तो 5 नंबर के लिए ये बहुत ही पर्याप्त है। अब हम समझते हैं यहाँ पर यकृत के बारे में। तो यकृत के बारे में हमने अभी समझा था, राइट। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, राइट। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पित्त रस का स्त्रावण करना। लेकिन इसके अलावा भी यकृत कई एंजाइमों की सहायता से जो अधिक हानिकारक अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यूरिया में परिवर्तित करने का कारण क्या होता है, ताकि हमारे शरीर की रक्षा हो सके। तो यकृत एंजाइमों की सहायता से जो अधिक हानिकारक अमोनिया होती है उसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और जो यूरिया होता है वो अमोनिया से कम हानिकारक होता है। फिर ये जो यूरिया होता है ये फिर किडनी के द्वारा छान लिया जाता है और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से यूरिया के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका यकृत निभाता है, और यकृत और किडनी मिलकर इस यूरिया को हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि आरबीसी के, राइट, जो मरी हुई आरबीसी होती हैं या मृतक जो आरबीसी होती हैं उनके हीमोग्लोबिन के टूटने से ही क्या होता है, पित्त वर्णक का निर्माण होता है। तो जो है यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है पित्त वर्णक का उत्सर्जन करना, और दरअसल जो यकृत है वो मृत कोशिकाओं को भी शरीर से बाहर निकालता है। कैसे, देखिए यकृत में ही जो मरी हुई आरबीसी होती हैं, राइट, उनके हीमोग्लोबिन के टूटने से क्या बनता है, पित्त वर्णक बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यकृत जो मृतक आरबीसी होती हैं उनका उपयोग करके एक तो पित्त वर्णक बनाता है, तथा ये जो पित्त वर्णक होता है ये पित्त रस के साथ मिलकर आंत्र में पहुंच जाता है, और आंत्र के माध्यम से ये बड़ी आंत में, और इस तरीके से ये शरीर के बाहर निकल जाता है। तो यकृत यूरिया के संश्लेषण करके किडनी के माध्यम से उसको शरीर के बाहर निकालता है, साथ ही साथ जो मृतक आरबीसी होती हैं, राइट, उनको भी शरीर से बाहर निकालता है, और मृतक आरबीसी के हीमोग्लोबिन से ही ये पित्त रस का निर्माण करता है जो कि शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तीसरा और महत्वपूर्ण ऑर्गन हो जाएगा यहाँ पर फेफड़ा, जिसके बारे में हम श्वसन तंत्र में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सीधी सी बात है, फेफड़ों से किस चीज का उत्सर्जन होता है, तो हम श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जब ऑक्सीजन जो है भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, राइट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फेफड़ों के माध्यम से जो है वो वायु में छोड़ी जाती है। तो हम जो भी वायु ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। फिर श्वसन प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, राइट, रक्त में जो घुली हुई CO2 होती है। इसको परिसंचरण तंत्र में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। दरअसल जो घुली हुई CO2 होती है, जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों का कार्य ही यही है कि रक्त में जो घुली हुई CO2 है, जिसको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो अशुद्ध रक्त या रक्त में घुली हुई CO2 का अवशोषण कर लेना, राइट, और अवशोषण करके फेफड़ों के माध्यम से इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और हम जो भी ऑक्सीजन ले जाते हैं उसको फेफड़ों के माध्यम से ही ऑक्सीजन में घोल दिया जाता है। इस तरीके से श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है। फिर अगला अंग हो जाएगा त्वचा। तो त्वचा भी हमारे शरीर में उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करती हैं। दरअसल हमारी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां एवं तेलीय ग्रंथियां जो हैं पाई जाती हैं। अब श्वेत ग्रंथियां क्या होती हैं, देखिए जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं ये हमारे शरीर में जल, लवण एवं यूरिया को पसीने के रूप में क्या करती हैं, उत्सर्जित करती हैं। जब कभी भी
एक तरीके से देखा जाए तो जब भी मैंने उत्सर्जन तंत्र में हम ये पढ़ेंगे, उसमें श्वसन तंत्र में देखिए, जब कभी भी व्यक्ति कोई अधिक मेहनत वाला कार्य करता है तो उसको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और अधिक ऊर्जा की ज़रूरत के लिए वो बार बार क्या करता है, सांस लेता है और गहरी सांस लेता है। इसकी वजह से उसका तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान को नियंत्रण करने के लिए भी साथ ही साथ हमारे शरीर में जल, लवण एवं यूरिया का जो है नियंत्रण हो सके, तो अतिरिक्त जल एवं जो यूरिया है उसको भी पसीने के रूप में श्वेत ग्रंथियों से बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही जो तेलीय ग्रंथियां होती हैं वो सीबम का उत्सर्जन करती हैं, और सीबम भी अनेक उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर कर देता है। फिर अगला जो अंग हो जाएगा, राइट, वो हो जाएगा बड़ी आंत हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी, जिसको पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो देखिए, भोजन का जो पाचन है वो छोटी आंत में पूर्ण तरीके से हो जाता है, और वहीं पर भोजन का अवशोषण भी हो जाता है। परंतु जो अपशिष्ट भोजन होता है या अपचित भोजन होता है वो बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में कुछ देर तक अपचित भोजन जो है अपचित भोजन रहता है, और उसमें से जल एवं अवशोषण का भी, जल एवं खनिज पदार्थों का भी अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। बाद में जो अपशिष्ट भोजन होता है या अपचित भोजन होता है उसको बड़ी आंत के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर जो है उत्सर्जन तंत्र को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।